तीसरा जो प्रश्न समूह है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखन में विचारधारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? विचारधारा कैसे बनती है? दक्षिण पंथ और वाम पंथ कैसे प्रभाव पैदा करता है? इतिहास बोध लेखक के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, विचार शब्द को लेकर हमारे समाज में एक भ्रांति है कि कोई राजनीतिक विचार या उस तरह का विचार जिसमें कोई सिद्धांत हो वही विचार कहलाता है और उसी के कारण विचारधारा शब्द आता है। लेकिन अवचेतन के तौर पर देखा जाए तो जो कुछ भी हम सोचते हैं वो विचार है। जैसे हमें सुबह जल्दी उठना है, आज इस कविता को पूरा करना है, संपादक को यह कविता भेजनी है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, ये सब विचार ही हैं। आज ये खाना पकाना है। इस तरह विचार करने का काम हम जीवन भर करते हैं और बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे मस्तिष्क में विचारों का आगमन जारी रहता है। लेकिन एक बात, कुछ विचार ऐसे होते हैं, शाम को किस होटल में खाना खाना है, प्रेमिका के लिए कौन सी कविता लिखनी है, बच्चों को कौन से खिलौने लाकर देना है, ऐसे विचारों के अलावा भी कुछ विचार होते हैं जो सदियों से मनुष्य के मस्तिष्क में रहे हैं। जैसे विश्व में उसका क्या स्थान है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मूल्य क्या है, इस दुनिया का आगे चलकर क्या होगा, इस संसार से उत्पीड़न और अन्याय कभी गायब हो पाएंगे या नहीं, क्या है मनुष्य की नियति, युद्धों से होने वाला महाविनाश या शांति और सुख से भरा जीवन, घृणा या प्रेम। हम कैसे अपने जीवन की समस्याओं और अंतर्विरोधों का सामना करें, कैसे विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को मनुष्य के सर्वनाश के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। यह सब मिलाकर ही हमारा विश्व दृष्टिकोण बनता है और इन प्रश्नों के जवाब में हमारी विचारधारा बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे संस्कार किस तरह के हैं? क्या हम मनुष्य जीवन के मूल रागों को, जिनमें नैतिकता के मूल्य हैं, उन्हें सम्मान देते हैं? क्या हम समानता, बंधुत्व, भाईचारा इन शब्दों को महत्व देते हैं? क्या हम वर्ग भेद को समझते हैं या क्या हम वर्ग भेद को गलत समझते हैं? क्या हम स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर समझते हैं? इन सब बातों पर भी हमारी विचारधारा निर्भर होती है और इसी के अनुसार हमारा लेखन होता है। इसके विपरीत कुछ लोगों की विचारधारा अमीरों के पक्ष में होती है। गरीबों को वे कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, उन्हें गंदा समझते हैं, कम बुद्धि का समझते हैं। जाति और धर्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर मनुष्य में भेद करते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा लेखक की विचारधारा नहीं होती। इसलिए यदि इस तरह के लोग लेखक बनते हैं तो उन्हें कवि या लेखक कहना उचित नहीं होगा। ऐसे लेखकों का हमें विरोध करना चाहिए। चलिए अब लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात। मित्रों, विज्ञान अलग से कोई चीज नहीं है, ना ही विज्ञान भौतिकवाद या अध्यात्म, आस्था, ईश्वर में विश्वास, इन सब में विरोध है। इनमें कोई विरोध नहीं है। विज्ञान वस्तुतः प्रमाण और प्रयोग पर आधारित होता है। अब एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि हमारे आदिम पुरखे थे। अब वो जंगलों में रहते थे। अब सामने से एक शेर आ रहा है। वो एक चुटकुला है ना कि शेर आपके सामने आया तो आप क्या करोगे? तो आप कहेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, जो करना है वो शेर ही करेगा। तो देखिए, वो हमारे जो आदिम पुरखे थे उनके सामने शेर आया। अब जैसे ही शेर आया तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया। तब तक वो हाथों से पत्थर पकड़ना सीख चुके थे। तो पत्थर उन्होंने जैसे ही शेर की तरफ उछाला, वो शेर भाग गया। तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, उनके मस्तिष्क में, उनके मानस में, उनके अवचेतन में ये विचार दर्ज हुआ कि पत्थर उछालने से शेर भाग जाता है। ये देखिए, ये उस समय का विज्ञान था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। पत्थर तेजी से उसकी ओर गया। बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर बंदूक की गोली बनी और विज्ञान के अंतर्गत न्यूटन ने गति के नियम के अंतर्गत इसे स्थापित किया। तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ। अब अवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है?
अब मान लीजिए ये कहानी सुनने के बजाय हमें ये कहानी सुनाई जाती कि हमारे जो दादा परदादा लकड़दादा बगड़दादा थे, वो जब शेर को अपनी ओर आते देख रहे हैं तो वो ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा तो शेर क्या, जितने भी जंगली जानवर थे उनके सामने सिर झुका के बैठ गए कि महाराज कहिए क्या आज्ञा है। मित्रों आप बताइए, मंत्र पढ़ने से शेर भागेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यह जो दृष्टिकोण है, ये जो रचनाओं में या कहानियों में आता है, यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बस इतना सा फर्क है। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर हमारी विभिन्न विचारधाराएं बनती हैं, दर्शन बनते हैं, विभिन्न पंथ बनते हैं। धन्यवाद भाई ज्योति खरे, आप आइए, आपका स्वागत है। आमतौर पर दक्षिण पंथ और वाम पंथ को एक दूसरे का विरोधी मानना जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं। वाम पंथ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिशीलता, जनवाद जैसे विशेष गुणों से युक्त माना जाता है, और दक्षिण पंथ को आध्यात्मिक या विज्ञान विरोधी या धर्म के प्रति विशेष आग्रह रखने वाला इत्यादि विशेषणों से नवाजा जाता है। जो वामपंथी हैं वे उसे उचित मानते हैं, जो दक्षिणपंथी हैं वे उसे उचित मानते हैं। लेकिन पंथ हमारे लेखन पर कोई प्रभाव नहीं करता। हमारे विचार ही होते हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करते हैं। अगर हम घोषित रूप से किसी दक्षिणपंथी या वामपंथी विचारधारा के समर्थक ना भी हों, फिर भी हमारे लेखन में उसकी छाया दिखाई देती है। वह वास्तव में हमारे विचारों की छाया है, हमारे दृष्टिकोण की छाया है, हमारे नैतिक मूल्यों की छाया है। अब कुछ बातें इतिहास बोध को लेकर करना चाहता हूं। इतिहास बोध का क्या अर्थ होता है और हम इसे लेखन में कैसे शामिल करते हैं? हम मनुष्य के इतिहास को किस तरह से अपने लेखन में शामिल करते हैं? मित्रों, इतिहास की बिल्कुल सीधी, सरल और सबसे छोटी परिभाषा है, इतिहास वही है, इतिहास यही है। मैंने अपनी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता में भी इस पर लिखा है कि पुरातत्ववेत्ता जब उत्खनन करते हैं तो वे जमीन से निकली, भीतर से निकली वस्तुओं के आधार पर बताते हैं कि क्या क्या घटित हुआ था, और उस आधार पर हमारे इतिहासकार आख्यान रचते हैं। यह आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन प्रोफेशनल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन होते हैं वे प्रोफेशनल होते हैं, अर्थात उचित अध्ययन, उचित उपाधि, विशेषज्ञता, अनुभव और पात्रता रखने के बाद ही वे उत्खनन और इतिहास लेखन का कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए हम में से कोई कवि या लेखक लिख दे कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो इतिहास कतई नहीं माना जाएगा। इसीलिए इतिहास पर आधारित कविताएं, महाकाव्य हों, कहानियां हों, उपन्यास हों, सीरियल हों या फिल्में हों, वे इतिहास नहीं कहलाते। इस तरह हम जो भी ऐतिहासिक रचनाएं पढ़ते हैं, भाई अरुण शीतांश जी और बसंत साहू जी सुनिएगा कि जो भी रचनाएं पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, पुराण कथाएं पढ़ते हैं, मैं केवल भारतीय कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्मों में और सभी सभ्यताओं में, चाहे रोम हो, इजिप्ट हो, यूनान हो, मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो, सब जगह ऐसी पुराण कथाएं हैं। जैसे प्रलय की कथा जो है हमारे यहाँ है, वो मनु की नाव थी, वो नाव में रखकर सारी दुनिया में आए, वो मूल कथा जो है वो मेसोपोटामिया की है। तो ये सब इतिहास कथाएं हैं। जो भी कथाएं होती हैं वास्तव में बड़ी सुंदर कहानियां होती हैं। प्रवेश सोनी हमारी आ गई हैं। तो ये सब जो इतिहास कथाएं हैं, ये ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो कि मनुष्य की कल्पनाशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज अगर हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि ये कहानी काल्पनिक है। बहुत सारी कहानियां हैं जो इतिहास के जिसमें बिंब आते हैं। उदय प्रकाश जी की प्रसिद्ध कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, वृंदावन लाल वर्मा की वृगनयनी, और तो अभी बहुत सारी कहानियां हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई। तो ये जो कहानियां होती हैं उनमें इतिहास से इतर काल्पनिकता का पुट होता है। जब हम वास्तविकता को ठीक से समझते हैं, वैज्ञानिक आधार पर, तर्कशीलता और विवेक के आधार पर उसका समर्थन करते हैं, वही हमारा इतिहास बोध होता है।
एक लेखक के लिए इतिहास को उसके सही परिप्रेक्ष्य में जानना और इतिहास बोध इसलिए जरूरी है ताकि उसकी रचना में तथ्यात्मक गलतियां ना हों। इसी तरह कविता में हम बिंब, प्रतीक और मिथकों के माध्यम से सुंदर कल्पनाएं रचते हैं। यहां पर देखिए हमें अंतर करना होगा, मिथक और यथार्थ, ये बहुत इनमें अंतर होता है। मैं इस पर कभी बाद में आपको विस्तार से कहूँगा। हमारे डी कौशाम्बी जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, डॉक्टर भगवान दास ने मिथक और यथार्थ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वे आपको पढ़नी चाहिए। तो हम इन बिंब, प्रतीक और मिथकों के माध्यम से सुंदर कल्पनाएं रचते हैं। इसलिए कविता इतिहास नहीं है, महाकाव्य इतिहास नहीं है। हाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाई है जो कविता या कहानी में जुड़ी होती है। वे कहीं ना कहीं उस परिवेश को हमारे सामने रखती हैं, जिनका विश्लेषण हर पाठक अपने विवेकानुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार और अपने इतिहास बोध के अनुसार करता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इतिहास बोध दोनों मजबूत रखें।